Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So we are entering our second book. यानी कि आधा कोर्स हो गया है, आधा कोर्स सब बचता है. सिंपल सी बात करें तो एक बुक हो गई है और एक बुक बचती है. चैप्टर वाइज मत चलो. चैप्टर तो छोटे बड़े भी तो होते हैं. एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम तो 2 ही दिन का है और ये 1 महीने का है. तो डोंट गो बाय चैप्टर. हम तो मोटा मोटा बात करते हैं. 2 बुक्स दी थी, एक बुक हो गई, एक बुक बचती है. सो हाफ द कोर्स हैज बीन डन. एंड कैलकुलस का भी आधा पोर्शन हो गया है, क्योंकि कैलकुलस में भी 2 पोर्शंस रहते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी रहता है जो इंटीग्रल्स का ही पार्ट रहता है. तो डिफरेंशिएशन पार्ट हो चुका है, अब इंटीग्रेशन पार्ट यहाँ से शुरू होता है. ठीक है. द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 7, यानी फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर रहेगा ये. एंड द टॉपिक नेम इज इंटीग्रल्स. ओके. स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट कि व्हाट इज मेंट बाय इंटीग्रल्स. व्हाट इज मेंट बाय इंटीग्रल्स. तो बेटा मैथ्स में कोई भी ऑपरेशन, कोई भी चीज, कोई भी नई चीज हमने जब भी सीखी तो उसका उल्टा जरूर सीखा. ऐसी कोई चीज है मैथ्स में जो हमने सीधी सीखी, उल्टी नहीं सीखी? हर चीज का उल्टा प्रोसेस जरूर सीखा. सीखा कि नहीं सीखा? जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सीखे तो साइन थीटा कॉस थीटा या साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सीखा. तो इस साल आते आते हमने उसका भी उल्टा सीख लिया. साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स सीखा ना. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी उल्टे हैं. लॉगरिथमिक फंक्शन का भी उल्टा है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल का भी उल्टा है लॉगरिथमिक. तो सिमिलरली जो डिफरेंशिएशन हम सीख रहे थे पिछले करीब 1 महीने से, दोनों चैप्टर्स में लगभग 1 महीना तो लगा ही होगा. डिफरेंशिएशन प्रोसेस जो हम सीख रहे थे, इस प्रोसेस का उल्टा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन. क्या होता है? इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन. तो ऑब्वियस बात है इंटीग्रेशन का उल्टा क्या हो गया? डिफरेंशिएशन. दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं. ओके. यहाँ तो कोई डाउट नहीं. जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को, किसी एफ नामक फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो चीज मिलती है उसको हम कहते थे डेरिवेटिव. क्या मिलता था अपने को? अगर आपको कोई कहे कि डेरिवेटिव निकालो या आपको कोई कहे डिफरेंशिएशन करो करो, दोनों के इंस्ट्रक्शन सेम है. आपको डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है ना, डिफरेंशिएशन करना है. सिमिलरली अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं, तो वहां से जो चीज निकल के आती है, जो आउटपुट मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? इंटीग्रल. तो इंटीग्रल समझ गए कि क्या होता है? बोलो क्या होता है. वो तो इंटीग्रेशन हुआ ना, मैं तो इंटीग्रल्स पूछ रहा हूँ. इंटीग्रेशन करने के बाद जो हाथ में चीज है उसको कहते हैं इंटीग्रल्स, और डिफरेंशिएशन करने के बाद तो मैं यूं कह सकता हूँ डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रल्स, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रल्स. ठीक है, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. हमने कहा था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज, क्या होता है बताओ? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x. तो ये हमने कल कहा था. आज हम कहेंगे इंटीग्रल ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर. समझ आया? ये चीज समझ में, छोटी सी बात समझने में, बिल्कुल इजी रख रहे हैं चीजों को भी आज के दिन, क्योंकि फिर आपके जो गैप होगा तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से, ताकि जब अपन वापस लौटेंगे तो ये नहीं हो कि इंटीग्रल्स के बारे में जानते ही नहीं है. स्ट्रेट अवे अपन कॉन्सेप्ट्स में घुस के उनको एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, है ना. ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ओके. अब मुझे एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x है ना. तो रोनित मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. तो मुझे बताओ साक्षी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. तो फिर मुझे बताओ प्रियांशु, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. तो ये 2x इतने लोगों का डेरिवेटिव है ना. तो फिर 2x के इंटीग्रल भी इतने सारे लोग होंगे ना. यस और नो? बोलो. नहीं होंगे? होंगे ना. होंगे ना. 2x कितने सारे लोगों का डेरिवेटिव है? 3 तो आपने गिना दिए. तो इंटीग्रल क्या होता है? जो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है. तो अगर एक्स वाई का डेरिवेटिव है तो वाई एक्स का इंटीग्रल होगा ही होगा. राम शाम का डेरिवेटिव तो शाम राम का इंटीग्रल होगा ही होगा. होगा ना. होगा ना. बोलो नहीं होगा.
राम श्याम का पिता है तो श्याम राम का बेटा होगा ही होगा ना, उल्टा रिलेशन फॉलो होगा ही होगा ना। राम श्याम का भाई है तो श्याम राम का क्या, क्यों बहन भी हो सकती है। वहां पे प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, बाप बेटा फिर भी पॉसिबल है। चलो यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रल को बाप बेटा मान लो, तो यहाँ पे तो 100% वो अगर बाप है तो ये बेटा होगा ही होगा। तो इसके तो इतने सारे बेटे हैं, बेटे का बाप तो एक ही होगा। समझ गए। तो अब क्या करें, इस प्रोसेस इस वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें कि सर ऐसे तो फिर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रल तो फिक्स नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है क्या बोलो। डेरिवेटिव फिक्स था, एक्स स्क्वायर का 2x है, लेकिन 2x का इंटीग्रल नहीं फिक्स किया जा सकता। एक्स स्क्वायर भी ले ले कोई, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी ले ले, कोई एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी ले ले, कोई एक्स स्क्वायर प्लस 10 भी ले ले। बट साक्षी, एक चीज देख पा रहे हो आप, जो भी हम ले रहे हैं, जितने भी इसके इंटीग्रल्स हम निकाल पा रहे हैं, वो सारे इंटीग्रल्स एक दूसरे से किस लिहाज से अलग हैं ये चेक करो। केवल कांस्टेंट क्वांटिटी, यस और नो, ये तो मानोगे। देखो कुछ हाई फाई कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहे अपन, बिल्कुल चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। ये सारे इंटीग्रल्स 2x के ही हैं, पर ये एक दूसरे से किस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है, मतलब एक दूसरे से भिन्न है ये, उनके कांस्टेंट टर्म की वजह से। उसकी कांस्टेंट टर्म अलग है, इसकी कांस्टेंट टर्म अलग। क्या ऐसा कोई इंटीग्रल मिला इन सब में जिनमें वेरिएबल टर्म अलग है? नहीं, वेरिएबल टर्म सब में एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वो नहीं हो सकती अलग, नहीं तो फिर डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा 2x। तो फिर आज से याद रखना है कि 2x का इंटीग्रल जब भी पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर तो कहना ही है, साथ में एक कांस्टेंट फिक्स करना है c। मर्जी है जो c ले लो, एक कैपिटल C नामक कांस्टेंट फिट करना है इसके आगे, हर फंक्शन के इंटीग्रल के आगे। पहले तो कर लो जैसे कर रहे थे अब तक, उल्टा प्रोसेस कर रहे थे वो कर लो, और बाद में क्या फिट कर लो, क्या फिट कर लो, c फिट कर लो। ओके, यहां तक क्लियर है। अगर अपन पर्टिकुलर एक कांस्टेंट दे देते हैं उसको 1 2 3 10 अपनी मर्जी का, तो वो तो होता है कांस्टेंट, वो क्या होता है। लेकिन अगर अपन सी दे देते हैं तो सी कांस्टेंट नहीं कहलाता, सी कहलाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या कहलाता है, मतलब कांस्टेंट लेकिन वेरिएबल की फॉर्म में है तो कांस्टेंट, उसकी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट की चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन कांस्टेंट के चलेंगे, लेकिन इस समय वो एक वेरिएबल के दृष्टि से दिखाई दे रहा है। सी तो वेरिएबल कहेगा ना हर कोई, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और इंटीग्रेशन की दुनिया में इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं इसको, इंटीग्रेशन करने के बाद जो कांस्टेंट ऐड होगा सी नामक, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या, शॉर्ट शॉर्ट में चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव करते हैं तो फिक्स आता है, इंटीग्रल्स करते हैं तो फिक्स नहीं आता है, एक कांस्टेंट जुड़ के आता है। ओके, अब एक और बात यहाँ पे सुनो, जब अपन इसमें सी नामक कांस्टेंट जोड़ेंगे, जोड़ के बताएंगे इसका इंटीग्रल, तब ये इंटीग्रल तब ये इंटीग्रल कहलाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या कहलाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या कहलाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अगर हम इसमें पर्टिकुलर एक कांस्टेंट दे देंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये चीज समझ में आई क्या, कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी क्लियर हो जाए, भी 1 है कि 2 है कि 3 है कि 7 है कि 5 है कि 100 है कि 100,000 है, कुछ भी क्लियर हो जाए, -3 है, √2 है, 7 है, कोई भी रियल नंबर क्लियर हो जाए, देन इट विल बी कॉल्ड एज, अगर क्लियर हो जाए तो क्या कहते हैं, डेफिनेट। पता चल गया ना मुझे क्या है, तभी तो उसका नाम डेफिनेट है। और इनडेफिनेट मतलब अभी पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई डेफिनेट ही नहीं है उसमें कोई, मतलब अनंत कोई भी सी ले सकता हूं मैं। तो ऐसे इंटीग्रल्स को क्या कहते हैं जहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी जुड़ा हुआ हो। कई बुक्स में ए भी रखते हैं, वो कैपिटल ए, और हमको भी रखना पड़ेगा कभी कभी, क्योंकि मान लो सी हमने रख दिया तो फिर दोबारा सी नहीं रख सकते ना, क्योंकि सेम कांस्टेंट ऐसा तो कहीं फिक्स नहीं है ना। तो फिर सी की जगह C1 C डैश ए सब कुछ रखा जाएगा, तो जनरली सी रखा जाता है। ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ है, तो ऐसे इंटीग्रल्स को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। टोटल एक्सरसाइजेस कितनी है पता है इस चैप्टर में, 11, और फिर एक मिसलेनियस मिला के 12। उन 12 एक्सरसाइज में ओनली आखिरी की, सॉरी 11 में से एक ओमिट हो गई तो 10 रह गई। 10 एक्सरसाइजेस में से, मिसलेनियस तो खैर रहती है, 10 एक्सरसाइजेस में से 3 एक्सरसाइजेस तो रहेंगी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जिसमें फिक्स कांस्टेंट बताना पड़ेगा, कैसे बताएंगे वो भी प्रोसेस बोलेंगे, बताएंगे आपको। और बची हुई कितनी रह गई, 10 में से 3 गई तो 7। 7 एक्सरसाइजेस करीब हमारी रहेंगी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। क्यों,
क्योंकि मेन बात तो इंटीग्रेशन करना सीखो, कांस्टेंट वांस्टेंट तो ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो 3 एक्सरसाइजेस रहेंगी कैसे, डेफिनेट इंटीग्रेशन की, और ये 7 एक्सरसाइजेस रहेंगी किसकी, इंडेफिनेट। यहाँ तक क्लियर है क्या? एफ एम मिसलेनियस में दोनों का कॉम्बो पैक होगा, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का भी और डेफिनेट इंटीग्रल्स का भी। ओके, आगे बढ़े। और जो अगला चैप्टर सीखेंगे हम इसका डेरिवेटिव्स का, अगला चैप्टर क्या सीखा था? तो इंटीग्रल्स के अगला क्या होना चाहिए? तो वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स नहीं है, वो एप्लीकेशन ऑफ, पढ़ा किसी ने क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल्स। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई एप्लीकेशन नहीं है हमारे कोर्स में, ओनली डेफिनेट इंटीग्रल्स का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो कुछ काफी आगे की बात हमने कर ली। चलो यहाँ तक समझ में तो आ गया कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो 2x के इंटीग्रल्स ये सारे हैं, जिसमें से कुछ डेफिनेट है और कुछ इनडेफिनेट है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं। इतनी सी बात है कि सर, अभी तक तो सरल लग रहा होगा, इतनी सी बात है क्या सर? तो देखो, बात तो केवल इतनी सी है, घुमा फिरा के बात करें तो बात तो केवल इतनी सी कि डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस फॉलो करना है, तो उसके जो फॉर्मूले वो भी उल्टे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हुआ करता था, तो आप कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स हुआ करेगा, सरल सी बात है। तो एक तरीके से कह सकता हूँ, अगर आपने डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद किए हुए हैं ना, तो चैप्टर स्टार्ट करते ही 50% तो आपको इंटीग्रल के फॉर्मूले याद हो गए, या ज्यादा कहूँ 70% तो आपको इंटीग्रल के फॉर्मूले याद ही हो गए, क्योंकि जस्ट उल्टा अब याद करो। जैसे साइन के साथ कॉस कनेक्ट कर रहे थे, तो आप माइंड फ्रेम को चेंज करो, अपने मेंटेलिटी को चेंज करो, आप कॉस एक्स के साथ साइन एक्स को कनेक्ट करो। समझ गए? सेक टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो अब सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 10x होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है, देखो स्क्रीन पे। अच्छा, उससे पहले मैं नोटेशन बता रहा हूँ ना, नोटेशन फिर दावी की फिर लिखना शुरू करेंगे, तो नोटेशन लिखूं तो सही कुछ। तो देखो, डेरिवेटिव के लिए नोटेशन क्या होता था, याद करो, डेरिवेटिव के लिए नोटेशन क्या होता था, डी बाई डी एक्स होता था। बोलो, जैसे y का डेरिवेटिव करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिखते थे, बोलो यही लिखते थे। तो इंटीग्रल के लिए जो नोटेशन यूज होगा वो होगा एक इस तरीके का साइन आएगा इंटीग्रल का, y लिखूंगा मैं यहाँ पे, y तो फंक्शन है ही सही। ओके, और देखो क्योंकि ये चीज इसकी उल्टी है, तो उसका नोटेशन भी करीब करीब इसका उल्टा है। यहाँ पे dx डिवीजन में आता था, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आया। इसका मतलब y dx का इंटीग्रल नहीं करना, इंटीग्रल तो y का ही करना है, ये dx तो फॉर्मेलिटी की तरह सबके आ गया है। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा था, देखो इंटीग्रल ऑफ, मैंने कहा फाइंड इंटीग्रल ऑफ 3x² विथ रेस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे भी बताना पड़ेगा, जैसे वहां पे बताते हैं ना एक्स के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे भी इंटीग्रल एक्स के बाकी सारी चीज तो सेम ही रहेगी ना भाई, को वहां पे वेरिएबल क्वांटिटी एक्स ले रहे हो, यहाँ पर भी एक्स लेनी है। तो इंटीग्रल ऑफ 3x² विथ रेस्पेक्ट टू एक्स को शॉर्ट में लिखेंगे हम इंटीग्रेशन 3x² विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो इंटू dx। बोलो साक्षी क्या आंसर आएगा? अब ये प्रॉब्लम है कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करते हैं ना, तो सर फटाफट बता देते मैं 3x², है ना, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करते तो फटाफट बता देते थे। लेकिन 3x² किसका डेरिवेटिव करने के बाद मिला, ये सोचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। समझ गए? ये दिक्कत रहेगी इस चैप्टर में, कुछ एक चैप्टर एक्सरसाइज है। पॉइंट समझ गया मेरा? अभी मैं कहता ना आपको, बेटा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करो, फटाफट से करते, कैसे करते बोलो, और करने के बाद फिर पूछता ना कि 3x² का इंटीग्रल कर दो, तो फटाफट कह देते एक्स क्यूब, है ना। लेकिन ऐसे पूछा तो नहीं आया ना, नहीं आया ना, तो इसका आंसर एक्स क्यूब, और ऑब्वियसली सी तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, क्योंकि x³ + 1 का भी यही है, x³ + 2 का भी यही है, x³ + 3 का भी यही है। अभी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चलेगा 7 एक्सरसाइज तक, तो सी 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 ले लेके घूमेंगे हम पूरे 7 एक्सरसाइज में। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है ना, नोटेशन समझ में आया? ये 3x² का ही इंटीग्रल चाहिए, ये वाला साइन और ये वाला साइन तो फॉर्मेलिटी है, जैसे वहां पे d लिखना और dx लिखना फॉर्मेलिटी होती थी, तो ऐसे समझो dx जो डिवीजन में होता था वो अभी प्रोडक्ट में बैठा है, और जो ये d था ना, d, वो d फॉर डेरिवेटिव था, d फॉर डेरिवेटिव था। अब क्या होगा, i फॉर इंटीग्रल, तो वो i जैसा साइन में कन्वर्ट हो गया। समझ गए क्या? d बाई डी एक्स में d का मतलब था डेरिवेटिव, dx
हम एक किसी पर्पस के तहत लगाते थे जिसका मतलब होता था विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वही विद रेस्पेक्ट टू एक्स आज भी है। तो नोटेशन का उल्टा करो, डिवीजन वाली चीज इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन में आ गई, इनटू डीएक्स में आ गई, और जो डी था डी फॉर डेरिवेटिव तो आई फॉर इंटीग्रल, तो आई भी थोड़ा लहराता हुआ है यहाँ पे। ये नोटेशन फिक्स किए हुए कैलकुलस में। समझ गए क्या? नोटेशन समझ में आ गया अच्छे से सबको? ओके। अब सुनो, अब थोड़ा ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट देख लेते हैं। देखो तो स्क्रीन पे फटाफट से। मान लो कि ये एक 2D ग्राफ है और मैंने एक कर्व बनाया लाइक दिस। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, वैसे ये है नहीं y इज इक्वल्स टू एक्स, लेकिन मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने कहा इस पॉइंट पे ये x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है, x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है ये। इस पे आप डेरिवेटिव निकालो। तो किसी भी कर्व का डेरिवेटिव क्या होता था? लास्ट चैप्टर से रिवाइज कराओ। हम्म किसी भी कर्व का डेरिवेटिव क्या होता था? उस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा इसका जो स्लोप होगा वही डेरिवेटिव होगा। बोलो, होगा ना? तो मुझे बताओ, क्या एक 2D ग्राफ पे केवल एक लाइन का कोई स्लोप, मैंने कहा भाई इसका स्लोप 2 है, तो क्या 2 केवल एक ही लाइन का स्लोप है क्या? बहुत सारी लाइन का स्लोप है। इससे पैरेलल एक लाइन बनेगी, उसका स्लोप भी 2 होगा, मानते हो? होगा ना? तो यानी कि अगर इसका स्लोप भी 2 है, इसका स्लोप भी 2 है, तो फिर दोनों के इंटीग्रल्स भी सेम होंगे। उसी पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो लेट से अगर इसी पॉइंट पे मैंने यहां पर भी एक कर्व बनाने की कोशिश करी, तो एक ऐसा कर्व बन गया, चेक करो। बन गया। ऑब्वियस बात है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है, चलो फिर एक लाइन और खींचो। अब ये थोड़ा सा मैं एग्जैक्ट, अभी मैं आपकी बुक में बना हुआ है ऐसा कैसा ग्राफ, मैं वहां से दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा। मैं चाह रहा था मैं खुद बना के देखूं, तो वो इतना एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, फ्री हैंड से बना रहा हूँ, बाकी बुक में भी दिखा दूंगा एग्जैक्ट। तो मुझे बताओ x इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट तो सेम है ना? देखो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 वाली लाइन तो सेम है ना ये तो यहाँ पर अगेन इसका स्लोप भी सेम है, तो ये एक और कर्व बन गया। तो बेटा ये जो डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स मिल रहे हैं ना, ये एफ एक्स इक्वल टू 2x के इंटीग्रल्स हैं। क्या है ये? एफ एक्स इक्वल टू 2x के इंटीग्रल्स है। इसके इंटीग्रल से एक्स स्क्वायर होगा ना, तो एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स स्क्वायर। सर फिर इंटीग्रल तो बहुत सारे हैं, इंटीग्रल तो एक है एक्स स्क्वायर, लेकिन कर्व तो बहुत सारे मिल रहे हैं। तो कर्व को डिफरेंशिएट करने से लाइन मिलती है, तो ऐसे करो, लाइन को इंटीग्रेट करने से कर्व मिलता है। तो ये कर्व्स मिल रहे हैं, ये जो रेड लाइन के कर्व्स मिल रहे हैं, ये सब इसके इंटीग्रल्स हैं, ये ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट है इसका। ठीक है, ये सब क्या है? इसके इंटीग्रल्स। सर बहुत सारे मिल रहे हैं, तो मैंने भी तो ये कहा था बहुत सारे मिलेंगे। ये सारे वो सारे इंटीग्रल्स एक दूसरे से किस लिहाज से अलग थे? कांस्टेंट क्वांटिटी के लिहाज से अलग थे। तो ये सारे कर्व्स भी एक दूसरे से कांस्टेंट क्वांटिटी से अलग है। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला कर्व की इक्वेशन हो सकती है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसकी हो सकती है वाई इज इक्वल्स टू एक्स, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होता जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होता जाएगा। तो ये +1 -5, ये जब ये सारी चीजें जो है ना, कभी भी कोई चीज का कांस्टेंट क्वांटिटी अलग होगी ना और वेरिएबल क्वांटिटी सेम होगी ना, तो 2D ग्राफ पे वो चीजें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो सेम है, केवल कांस्टेंट क्वांटिटी तो अलग है, +1 -5 -10। तो वो सारी वो जो कर्व्स बना रहे हैं वो भी एक दूसरे के क्या बनेंगे? पैरेलल बनेंगे। तो आज से याद रखना, कभी भी किसी फंक्शन का को इंटीग्रेट करते हैं, तो जो दूसरा फंक्शन मिलता है उसका जब ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट देखा जाता है, तो वो एक कर्व नहीं मिलता है, वो क्या मिलता है? फैमिली ऑफ कर्व्स मिलता है। क्या मिलता है? जब एक कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक सिंगल लाइन मिलती है, या एक सिंगल कर्व कह दो उसको भी, एक सिंगल, एक कर्व को डिफरेंशिएट किया एक कर्व मिला। लेकिन एक कर्व को इंटीग्रेट करने से अब एक कर्व नहीं मिलेगा, पूरी फैमिली, पूरी बारात मिलेगी, फैमिली ऑफ कर्व्स। समझ गए क्या? आपकी बुक में दिखाऊं ये डायग्राम, तो वहां से शायद क्लियर पिक्चर आया थोड़ी सी। नहीं है क्या? होना तो चाहिए। देखो, ये देखो, इससे क्लियर पिक्चर आ रही है। देखो, अब आपको ये तो पता था कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है। पैराबोला सीखा था ना अपन ने, ये बीचों बीच वाला देखो, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला, सॉरी ये वाला, हाँ यही वाला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व था। अब इसमें मैंने +1 कर दिया, +2 कर दिया, +3 कर दिया, -1 कर दिया, -2, तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते जा रहे हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, फैमिली मतलब एक ही नेचर के। अभी मैंने कहा कि हमारी फैमिली में 3 लोग हैं, तो अब 3 लोग एक ही फैमिली के हैं, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलते होंगे उनके, कुछ नेचर मिलता होगा, कुछ बोली भाषा मिलती होगी, तो ये फैमिली है।
तो इन एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, केवल एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से वो थोड़ा सा अलग अलग है, बाकी वो सारे सेम है। और इन सबका स्लोप सेम है, चेक करो भाई। इसका स्लोप, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, 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 और x इक्वल टू 1 की बात करें तो 2 × 1 यानी 2, x इक्वल टू 1 की बात करें तो 2 × 1 2, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट की बात करें तो x इक्वल टू 1 की बात करें तो 2 × 1 इक्वल टू 2। तो सबका स्लोप 2, सबका स्लोप 2 यानी कि सारी लाइंस पैरेलल। तो देखो इन सबको डिफरेंशिएट करने के बाद जो लाइंस मिल रही हैं वो सारी पैरेलल हैं, इन सबका स्लोप 2 है, मतलब जो भी है। समझ आई यहाँ तक? क्लियर है? एक लास्ट चीज और देखो और उसके बाद चलते हैं सीधे फॉर्मूला पे, और फिर बाकी हम बाद में करेंगे। जब अपन एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते थे, एफ एक्स को डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे लिखते थे, तो वी गेट करते ही वो चीज क्या बन जाती थी, एफ डैश एक्स। ये सुनो, ये सुनो, एफ डैश एक्स बन जाती थी। तो क्या सर अब ऐसे करना पड़ेगा कि पहले तो लिखेंगे एफ डैश एक्स एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके उसको एफ एक्स बनाएंगे? तो करना तो शायद ऐसे ही चाहिए, यानी कि सारे फंक्शंस को अब एफ डैश एक्स से डिनोट कराऊं पहले मैं। भाई पहले मैं सारे फंक्शन को एफ एक्स से डिनोट कराता था, और डेरिवेटिव करने के बाद फिर जो फंक्शन बनता था उसको किससे डिनोट कराता था, एफ डैश एक्स। तो आप कह रहे उल्टा करना है, तो यानी कि मेरे को एक फंक्शन मिल गया तो मैं इसको शुरुआत में एफ डैश एक्स से डिनोट कराऊं क्या? नहीं, ऐसा थोड़ा ना करते हैं। ऐसा करते हैं क्या कभी? फंक्शन को तो सर एफ एक्स से ही कराओगे, एफ डैश एक्स से क्यों कराओगे? नहीं करा सकते ना। फंक्शन को तो एफ एक्स से कराएंगे ना, तो फिर उसके इंटीग्रल को किससे कराएंगे? सर अगर आप फंक्शन को एफ डैश एक्स से कराओगे ना, तो ही मैं इंटीग्रल को एफ एक्स से कराऊंगा। लेकिन अगर आप फंक्शन को ही एफ एक्स से कराओगे, तो मैं इंटीग्रल को किससे कराऊं? सो इंटीग्रल का नोटेशन होता है, अगर आपने ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स रखा है तो इंटीग्रल का नोटेशन होता है कैपिटल एफ एक्स, दैट्स इट। और प्लस सी तो लगाना ही है। यानी कल को कुछ भी ना गिवन हो, स्मॉल एफ से कैपिटल एफ हो जाए तो अंडरस्टूड है कि ये ओरिजिनल फंक्शन था, ये उसका इंटीग्रल है। समझ गए? कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी तो लगाना ही है। तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का डिफरेंस होता है ओरिजिनल फंक्शन से इंटीग्रल में। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि गिवन फंक्शन को एफ डैश एक्स मान के स्टार्ट कर रहे हैं हम सवाल को, गिवन फंक्शन को एफ एक्स ही मानेंगे। क्लियर है यहां तक? ओके। चलो मुझे बताओ 10x का डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स। वेरी गुड। तो यहां से तो आप जल्दी से कह दोगे क्या कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x? बोलो जल्दी से कह दोगे, कह दोगे जल्दी से, प्लस सी भी लगा दोगे, ये काम तो जल्दी से कर दोगे। चलो ये तो एक पैकेज तैयार हो गया कि 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, प्लस सी तो लगाना ही है। अब मुझे बताओ प्रियांशु, मुझे तो सेक एक्स का ही इंटीग्रल चाहिए। क्या? वाह। √10x प्लस सी, एक मिनट रुको। √10x प्लस सी अगर इसका इंटीग्रल है तो इसको डिफरेंशिएट करने से मिलना चाहिए। करो उसको डिफरेंशिएट, बनाओ सेक एक्स से बनता है। इसका डेरिवेटिव क्या बनाएगा बताओ? 1/2 √10x प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय 10x प्लस सी का भी डेरिवेटिव करूंगा सेक स्क्वायर। क्या इसकी वैल्यू सेक एक्स होती है? तो फिर सेक एक्स का ये इंटीग्रल नहीं है, नहीं है ना? नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि सर आपने जो फॉर्मूले याद कर रहे हैं, ध्यान से सुना जो मैं कह रहा हूँ, मेन प्रॉब्लम तो अब निकल के आ रही है। ये सब तो इर्द गिर्द की बातें थी कि एफ ऑफ एक्स रख देंगे, इंटीग्रल का साइन बनाना, सब इर्द गिर्द की बातें हैं, सब तो ऑन द गो ही सीख जाओगे। अब मेन प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, सबसे बड़ी समस्या। सर आपने कुछ सेट ऑफ फॉर्मूला बताए थे हमको, ये फंक्शंस हैं, ये इनके डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें ही 10x भी था उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सवाल थे, ये जवाब आ गए। तो उन जवाब का अगर सवाल बन के आएगा तो मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन उनके अलावा कुछ आएगा जैसे सेक एक्स, तो सेक एक्स तो किसी का डेरिवेटिव ही नहीं था। सेक स्क्वायर एक्स तो किसी का डेरिवेटिव था, लेकिन सेक एक्स तो डायरेक्ट किसी का डेरिवेटिव था क्या? तो अब सेक एक्स का इंटीग्रल कैसे निकालूं? ये है प्रॉब्लम इंटीग्रेशन चैप्टर में। जो डेरिवेटिव से आंसर निकल के आए थे उनका इंटीग्रल तो मेरे को याद ही हो गया एक तरीके से, जैसे सेक स्क्वायर एक्स का तो 10x है। लेकिन जो डेरिवेटिव से किसी के आंसर निकल के ही नहीं आए थे, बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं ना जो निकल के ही नहीं आए थे, उनका मैं कैसे इंटीग्रल करूं? तो इसीलिए मुझे सीखनी पड़ेंगी टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। मुझे sec x को किसी ऐसे फंक्शन में तब्दील करना पड़ेगा, मुझे sec x को किसी ऐसे फंक्शन में तब्दील करना पड़ेगा जो किसी ना किसी का डेरिवेटिव था। समझ गए क्या?
जो किसी ना किसी का डेरिवेटिव था, तो वो जिसका भी डेरिवेटिव था वो ही आज इसका इंटीग्रल बनेगा। ये तो एक सेक एग्जांपल है, ऐसे अनंत बहुत सारे फंक्शंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहली एक्सरसाइज में लेकिन वो फंक्शंस नहीं आएंगे जो किसी ना किसी के डेरिवेटिव थे ही नहीं, जैसे सेक एक्स नहीं आना, सेक स्क्वायर एक्स ही आना है। तो पहली एक्सरसाइज में क्या होगा, जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा, जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब आप ये देखो ये किसका डेरिवेटिव था, इंस्पेक्शन करो, वो जिसका भी डेरिवेटिव था आज वो इसका इंटीग्रल है, खत्म कहानी। लेकिन इसमें फिक्स आंसर्स वही मिलेंगे जो डेरिवेटिव्स के आंसर्स निकल के आए थे। और उसके बाद मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से परे हम आगे जाएंगे तो ऐसे फंक्शंस भी निकल के आएंगे जो किसी न किसी के डेरिवेटिव थे ही नहीं, उसकी अलग टेक्निक्स हैं। तो वो फिर 3 टेक्निक्स हम सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन और एक और है पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये 3 टेक्निक्स के 3-4 एक्सरसाइजेस में ये कन्वर्टेड है। ठीक है, तो मजा आएगा इस चैप्टर को करने के लिए, क्योंकि उल्टा सोचना इतना आसान नहीं होता। और इस चैप्टर में 11 एक्सरसाइज 10 एक्सरसाइज करने के बाद हालत ही हो जाती है कि डिफरेंशिएशन भूल जाता है बंदा। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो साथ के साथ और कुछ नहीं, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो रिवाइज करते हुए चलना। ओके, 5 मिनट रुक जाओ बस, हो गया, हम वी आर ऑल्सो डन। ओके, नाउ लुक हियर। अब हो गया आपका पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, 5 मिनट भी नहीं है, बस 2 मिनट रुक जाओ। इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग, आपको इंटीग्रेशन में जो अभी मैंने नोट्स लिखा है मेन मेन चीजें, उनमें आपको क्या क्या नोट करना है। एक तो आपको ये सिंबल्स जरूर नोट करने हैं, मतलब हम चैप्टर में घुस रहे हैं तो हमको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। इधर देखो स्क्रीन पे, इसका मतलब होता है कि एफ एक्स नामक फंक्शन का इंटीग्रल्स करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डीएक्स लिखा हुआ है। मीनिंग बता रहे हैं भाई, ये लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या है, समझ गए? उसके बाद आओ, इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन इस इंटीग्रल के, या इंटीग्रल है फंक्शन नहीं, ये क्या है, इंटीग्रल। इस इंटीग्रल के अंदर जो ये एफ एक्स है उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। जैसे मैंने डिवाइड किया 7 को 3 से, तो 7 को बोलते थे डिविडेंड, जिसका डिवीजन जिसके ऊपर फंक्शन जो चीज ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है उसको आगे ई एन डी ए एन डी ऐसे वर्ड्स लगा देते हैं एंड। तो डिवीजन करते थे तो डिविडेंड, तो अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेंड। तो जिसका हम इंटीग्रल करें उस फंक्शन को इंटीग्रेंड कहते हैं, ऐसे समझ लो। एक्स वहां पे है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। सिमिलरली सी वहां पर है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बता चुके हैं। वेरिएबल, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जिस जो कांस्टेंट हम सी ऐड कर रहे हैं वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां तक ठीक क्लियर है? उसके बाद आ जाओ, इंटीग्रेट करने का मतलब सरल सी बात है, फाइंड द इंटीग्रल। मैंने कहा डिफरेंशिएट करो तो फाइंड द डेरिवेटिव, इंटीग्रल करो तो फाइंड द इंटीग्रल। ठीक है, एफ नामक फंक्शन के इंटीग्रल को अपन आ गया कैपिटल एफ से डिनोट कराएंगे, सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स। क्यों? क्योंकि अगर ये इसका इंटीग्रल है तो इसका डेरिवेटिव फिर ओरिजिनल फंक्शन बनेगा। समझ गए ना भाई? एफ एक्स का इंटीग्रल अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स है तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वो होगा, यानी इसका डैश करूं तो ये मिलेगा। समझ गए? सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स। समझ गए? यहां तक क्लियर है? इंटीग्रेशन का मतलब प्रोसेस होता है इंटीग्रल फाइंड आउट करने का। डन। अब डेरिवेटिव जब स्टार्ट किया था तो कुछ फॉर्मूले आए थे हमारे सामने, करीब 10। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे 20 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डेरिवेटिव स्टार्ट किया था तो 10 फॉर्मूले थे, एंड करते करते तो फॉर्मूले बढ़ गए थे। तो सारे के सारे जो 20 फॉर्मूले हमने लास्ट चैप्टर में सीखे डेरिवेटिव, वो स्टार्ट पहली एक्सरसाइज में आ गए। देखो इधर स्क्रीन पे, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या सीखा था बोलो? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय, नहीं कुछ नहीं, यही होगा। तो इस टाइप का अगर कोई फंक्शन आ जाए तो उसका इंटीग्रल ये होगा, होगा। तो क्या किया देखो हमने, इधर देखो स्क्रीन पे क्या किया, इधर स्क्रीन पे देखो तो समझ आएगा। एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव करने के लिए हमने इसको नीचे उतारा और एक पावर कम कर दी। तो अब उल्टा करो उसका, एक पावर बढ़ा दो और जो चीज मल्टीप्लाई हो रही थी अब वो डिवाइड हो जाए। तो याद हुआ क्या फॉर्मूला पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रल करने का? अभी आप 3x² का अब कर पाओगे। देखो इधर देखो स्क्रीन पे, 3 तो कांस्टेंट है, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। एक पावर बढ़ाओ, हम पहले डेरिवेटिव में पावर कम करते थे, इंटीग्रल में पावर बढ़ाएंगे, उल्टा तो करना ही है ना। तो x² का क्या हो गया, x³। और जो ऊपर दिख रहा है ना करने के बाद, पहले नहीं, पहले तो 2 पावर थी अब 3 है, जो करने के बाद ऊपर दिख रही है उससे डिवाइशन कर रहा हूं, 3 से 3 गया तो इसका इंटीग्रल बना x³। समझ आया क्या? समझ आया? जो ऊपर हमको पावर मिली है वो ही नीचे डिवाइड होगी। ठीक है, क्लियर? तो इधर आ जाओ, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल याद हुआ, एक्स टू द पावर एन प्लस वन, और जो ऊपर एन है वो एन प्लस वन एज इट इज डिवाइड हो जाएगा। प्लस सी सब में ही लगना है, कहने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ जी। एक्स का डेरिवेटिव अगर 1 था तो 1 का इंटीग्रल एक्स है,
सर यहाँ 1 तो लिखा ही नहीं आपने। अरे ये 1 इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, तो 1 इंटू डी एक्स एक्चुअली डी एक्स हो गया ना, तो dx का इंटीग्रल क्या हो गया, x है। समझ गए? ओके, sin x का डेरिवेटिव cos x था, तो cos x का इंटीग्रल sin x है। अच्छा मुझे बताओ cos x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस sin x। cos x का डेरिवेटिव क्या था, तो मैं ऐसे थोड़ा ना याद रखूंगा कि माइनस sin x का इंटीग्रल cos x है, तो मैं ऐसे याद रख लेता हूँ प्लस sin x का इंटीग्रल माइनस cos x है। समझ गया ना? क्योंकि जब मैं इंटीग्रल्स याद रखूंगा तो मैं पॉजिटिव फंक्शंस के याद रखूंगा ना, उसका इंटीग्रल तो माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स निकल के आया था, लेकिन मैं इसे उल्टा ऐसे कैसे याद रखूंगी, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स है, तो मैं प्लस साइन एक्स का इंटीग्रल क्या मान लेता हूँ, कॉस एक्स। तो अब सुनो, जितने भी सी वाले फंक्शन थे उनका डेरिवेटिव नेगेटिव आता था, आता था क्या? कौन कौन से थे सी वाले फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, 1 2 3। तो यहाँ पे ये सवाल हुआ करते थे, यस और नो। अब आप ऐसे सोच लो कि जब जवाब आ जाएगा, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स है, तो जवाब में अगर सी है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। पहले सवाल में सी होता था तब नेगेटिव करते थे, अब जवाब में सी है तो नेगेटिव हो जाए। पहले तो आप कर देना उल्टा, जैसे उल्टा करते हो ना, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स कर दिया। अब आंसर आने के बाद सी वाला फंक्शन है या नहीं है ये चेक करो। अगर आंसर आने के बाद सी वाला फंक्शन है तो उसके आगे माइनस लगा दो। समझ आया क्या? साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, क्योंकि साइन का कॉस तो सर मैं कर लूंगा, लेकिन आंसर आने के बाद सी नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब सी वाला फंक्शन आ रहा है ना, तो नेगेटिव कर दो। समझ गए क्या? तो उस हिसाब से साइन एक्स का इंटीग्रल हो गया मेरा कॉस माइनस कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का इंटीग्रल हो गया साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का भी कर ही रहे थे 10x, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का भी कर ही रहे थे, अब माइनस कॉट एक्स, क्योंकि आंसर में सी आ गया ना, जब जब आंसर में सी आएगा तो नेगेटिव आएगा। समझ आया? ओके, कॉस एक्स सेक एक्स 10x का क्या हो जाएगा, सेक एक्स। क्यों? क्योंकि सेक एक्स का क्या होता था, सेक एक्स 10x। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेक एक्स। ओके, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता था कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस इसलिए आया क्योंकि आंसर में सी नाम का फंक्शन है, उसमें जवाब, उसमें सवाल में सी होता था तब नेगेटिव करते थे, इसमें जवाब में सी होगा तब हम नेगेटिव करेंगे। सिंपल सी बात है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या सीखा था आपने, कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है, तो अब इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा तो उसका इंटीग्रल ये है। ये dx कहां से आया सर, ये 1 है एक्चुअली, इंटू dx कर रहा हूं, तो 1 इंटू डी एक्स बन के क्या बन गया, dx। तो dx डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। और जब कॉस इन इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स भी कर सकता हूं और कॉस इनवर्स एक्स भी कर सकता हूं, लेकिन जब कॉस इनवर्स एक्स करूंगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये था। आप कहोगे कि सर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का ये था, तो कोई बात नहीं, इस माइनस को इधर ले आ, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स का ये होगा, तो इसका इंटीग्रल फिर ये होगा, तो हो गया देखो। ठीक है, टेन टेन इनवर्स एक्स का ये था, तो इस ऐसे स्ट्रक्चर का टेन इनवर्स एक्स होगा। और दोबारा अगर कॉट में करो तो ऐसे स्ट्रक्चर का कॉट में भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव लगेगा। तो स्ट्रक्चर तो 3 ही याद रखने बस आपको, कौन से, 1 2 और तीसरा कौन सा बचेगा पता है, dx डिवाइडेड बाय, बोलो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किस किस के लिए मिलेगा आपको, सेक के लिए और कोसेक के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो या तो लिखोगे आप सेक इनवर्स एक्स, और या फिर आप लिखोगे माइनस कोसेक इनवर्स। सी वाला टर्म जब भी लिखोगे तो नेगेटिव लिखोगे, सरल सी बात है, प्लस सी लगा ही दोगे। तो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी हमको उल्टे करने आ गए। बोलो, ये देखो, इसका आंसर मैं सेक इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ या कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, जब कॉसेक लिखूंगा तो माइनस भी लगा। ओके, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही होता था, तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल भी वही है ना। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता था, तो 1/x का इंटीग्रल लॉग एक्स है। सरल सी बात है, उल्टा उल्टा याद करते जाओ। ठीक है, क्लियर? ओके, आओ उधर। प्रियांशु मुझे बताना, x⁵ का इंटीग्रल क्या होगा, जल्दी बोलो। अभी पहला फॉर्मूला ही सीखा है हमने, इंटीग्रल करने के लिए पावर बढ़ा दो। एन क्या, एन के लिए तो 5 है ना, 6+1 है, हाँ तो 6 हो गया ना। आगे कौन, बोलो ना, वैल्यू क्या है बेटा, 6 जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आएगा। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, ऐसा ऐसा करता जाऊं तो x⁻−1 का इंटीग्रल क्या होगा, x⁻−1+1 यानी 0, और जो ऊपर है वो नीचे, तो इज दिस अ वैलिड फंक्शन। तो x⁻−1 एक्चुअली 1/x ही तो है, तो 1/x का पॉलिनोमियल के हिसाब से चलोगे तो कुछ अनर्थ जैसा हो जाएगा, इसलिए 1/x का डायरेक्ट याद रखना है, पॉलिनोमियल की तरह नहीं चलाना है, log x की तरह चलाना।
बाकी सबको पॉलिनोमियल की तरह चलाना है, पावर जोड़ो जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में रख दो, लेकिन ये काम 1/x के साथ मत करना, क्योंकि 1/x x की पावर -1 होता है, उसको पॉलिनोमियल की तरह चलाएंगे तो कुछ ऐसी क्वांटिटी बन के आएगी। तो आप 1/x का अलग से याद रखो, पॉलिनोमियल की तरह चलाना ही नहीं है इसको, इसका इंटीग्रल लॉग x है। और मॉडुलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि लॉग का डोमेन क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये मॉडुलस एक्स लिखो या सिंपली एक्स लिखो, अंडरस्टूड होता है, लिखो तो ठीक, ना लिखो तो भी ठीक। हो गए सारे, अब कितने बच गए, बस लास्ट है। तो देखो ए टू द पावर एक्स का मुझे बताओ डेरिवेटिव क्या होता था, बोलो जल्दी से। सेम होता था, वो तो ई टू द पावर एक्स को, ए टू द पावर एक्स का बोलो क्या होता था, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, लॉग ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, यही होता था। तो इस क्वांटिटी का क्या होगा, इस क्वांटिटी का इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स लॉग ए का इंटू डी एक्स, इंटीग्रल क्या होगा बताओ, ये होगा ए टू द पावर एक्स प्लस सी तो होगा ही होगा। तो यहां पे अगर ये लॉग ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका इंटीग्रल ये है, ठीक है। तो अगर मैं इसके नीचे लॉग ए और डिवाइड करवा दूं, बोलो, अगर मैं log a नीचे और डिवाइड करा दूं तो वहां आंसर में भी log a और डिवाइड हो जाएगा, तो log a से log a गया। तो मुझे याद बताओ ए टू द पावर x का डायरेक्ट इंटीग्रल क्या मिला, ए टू द पावर x डिवाइडेड बाय log। तो सरल सी बात ये याद करो, उधर log a गुणा होता था, इधर log a डिवाइड हो रहा है। मुझे बताओ 5 टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होगा, जल्दी से बताओ, 5 टू द पावर x डिवाइडेड बाय इंटू, वो तो बताओ, डिवाइडेड बाय, इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा और डिफरेंशिएशन में इंटू होगा, और प्लस सी तो लगाना ही है। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ये ना, ए टू द पावर एक्स, ये तो डेरिवेटिव है, ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग है, तो 5 टू द पावर एक्स भी वही टाइप का फंक्शन है एक्सपोनेंशियल। ई टू द पावर एक्स तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल है और ये एक साधारण एक्सपोनेंशियल है, तो साधारण एक्सपोनेंशियल में तो लॉग ए से डिवाइड करा देना, और जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल है उसमें ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही लेने देना, क्योंकि उसमें ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ई करूंगा तो लॉग ई तो 1 होता है, तो करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ठीक है क्या। तो ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आप 3 दिन में याद करो और फिर वी विल गो टू द एक्सरसाइज। अब अपन बिल्कुल रेडी एक्सरसाइज में जाने के लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में एक चीज बस रह गई, तो इसलिए मैंने ये दोबारा थोड़ा सा पार्ट ऐड किया है इसी वीडियो में, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। बस ये पोर्शन कर लो अभी 5-7 मिनट में, देन यू विल बी एबल टू गो टू द फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में अभी तक हमने जो भी सीखा वो सारे फॉर्मूले अपने को उल्टे फॉर्मूले याद रखने हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन चलेगा बस, बस ये प्रॉपर्टीज और ऐड ऑन कर दो। तो और प्रॉपर्टीज भी करीब करीब आधे से ज्यादा प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बोलते बोलते ही बता दी, जैसे कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल का नोटेशन होता है, यही सारी चीजें। तो लेट्स रीड इट आउट। देखो ये क्या कहता है कि अगर अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, सॉरी देखो ये क्या कहता है, देखो डी बाय, ये क्या कहता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स मैंने अगर किया, दैट मीन्स मैंने डेरिवेटिव किया। तो डेरिवेटिव करके अगर मैं इंटीग्रल भी कर दूं या इंटीग्रल करके मैं डेरिवेटिव भी कर दूं, दोनों में से कोई भी चीज कर दूं, तो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने कहा साइन पाई बाय 2, तो इस पे मैं साइन इनवर्स भी लगा दूं, तो साइन इनवर्स साइन के इफेक्ट को निल करके जो ओरिजिनल इनपुट था वो वापस आ जाता है ना। तो सिमिलरली देखो सरल सी भाषा में ये है कि अगर मैंने एफ एक्स कर दिया और एफ एक्स का अगर मैंने डेरिवेटिव कर दिया लाइक दिस डी बाई डी एक्स, लेकिन ये करके फिर मैंने इसका इंटीग्रल भी कर दिया लाइक दिस इंटीग्रेशन डी एक्स, तो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स मुझे वापस मिल जाना है। ऐसे मानो कि इंटीग्रेशन से डी एक्स का इफेक्ट निल हो गया, सॉरी इंटीग्रेशन से डी का इफेक्ट निल हो गया और डीएक्स से डीएक्स कट गया, तो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स मिल गया। या मैं उल्टा कर दूं, पहले इंटीग्रल कर दूं और बाद में डी बाई डी एक्स कर दूं, इसमें तो मैंने पहले डेरिवेटिव किया बाद में इंटीग्रल किया, लेकिन अगर मैं पहले ही डी बाई डी एक्स कर दूं ऑफ एफ एक्स और फिर इस पार्ट का फिर मैं अगेन इंटीग्रेशन कर देता हूं इंटीग्रेशन डीएक्स, ऐसे करो नहीं, अभी भी मैंने शायद यही किया था, उल्टा करना है ना, पहले इंटीग्रल करो, यानी पहले इंटीग्रेशन कर दिया आपने एफ एक्स डी एक्स और फिर इसका अगेन आपने डी बाई डी एक्स कर दिया, यानी इसका अगेन आपने डेरिवेटिव कर दिया लाइक दिस डी बाई डी एक्स कर दिया, तो अगेन यू विल गेट द ओरिजिनल फंक्शन आउट। कैसे, डीएक्स से डीएक्स कट गया, डी से ये कट गया, तो एफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपने एफ डैश एक्स ऑलरेडी डेरिवेटिव किया हुआ है, याद रखना एफ डैश एक्स ऑलरेडी डेरिवेटिव किया हुआ है और डेरिवेटिव पे फिर इंटीग्रल लगा रहे हो, तो इंटीग्रल से डेरिवेटिव कट गया, क्योंकि डैश तो हमेशा डेरिवेटिव का नोटेशन होता है ना, तो ये ऑलरेडी डेरिवेटिव किया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन खत्म हो गया, एफ एक्स मिलेगा। और फाइनली जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, देखो यहाँ पे आप फाइनली क्या कर रहे हो, डेरिवेटिव, यहाँ पे आप फाइनली क्या कर रहे हो, इंटीग्रल। तो जो फाइनल आंसर है
वो सबसे बाहर वाले फंक्शन के ऑपरेशन के हिसाब से चलता है। तो सबसे बाहर जो है डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव तो आंसर एफ एक्स ही देगा, लेकिन इंटीग्रल आंसर एफ एक्स नहीं देगा, एफ एक्स के साथ सी भी जोड़ना पड़ेगा। समझ गए ना? एक फंक्शन का डेरिवेटिव करके इंटीग्रल करो वही आंसर आएगा, या इंटीग्रल करके डेरिवेटिव करो वही आंसर आएगा, पर अगर आपने बाद में इंटीग्रल किया है तो फिर सी जुड़ जाएगा। बाद में डेरिवेटिव किया है तो सी नहीं जुड़ेगा, लेकिन आखिरी में अगर आपने इंटीग्रल किया है तो सी जुड़ जाएगा। ऐसे ये पहली प्रॉपर्टी कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो अगर इनवर्स है तो वो करके वो करो, वो करके वो करो, एक सेम चीज हमको मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट हैपन। देख, ओके। हाँ, तो इसके प्रूफ्स नहीं पढ़ने, बस ये पढ़ते जाओ अब, है ना? ओके। ये क्या कह रहा है कि, पढ़ते हैं एक बार, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। ये क्या कह रहा है कि अगर दो डिफरेंट इंटीग्रल्स हैं, जैसे कि ये इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है और ये इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स है, अगर ये दोनों सेम, टू इंटीग्रल सेम, अगर इनका डेरिवेटिव सेम है तो ये दोनों इंटीग्रल सेम फैमिली के कर्व्स माने जाएंगे। ये तो अपन ने ग्राफ से भी देखा था। पे उसका इंटीग्रल, जैसे भी मान लो मैंने कहा टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 2x है, हमने एग्जांपल में सीखा था, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का भी डेरिवेटिव 2x, दोनों का डेरिवेटिव 2x है। तो ये दोनों जो कर्व्स होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये सेम फैमिली ऑफ कर्व्स माने जाएंगे। जिनके डेरिवेटिव सेम है तो वो जो ओरिजिनल कर्व्स हैं वो सेम फैमिली के कर्व्स माने जाएंगे, ऐसा ये कह रहा है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना अपने को। सेकंड जो है, और आइडेंटिकल दिखेंगे करीब करीब वो कर्व्स, बस ऊपर नीचे दिखेंगे, पैरेलल दिखेंगे इसमें, है ना? तो देखो ये, इसको इसका प्रूफ वैसे भी हमको नहीं देखना। अगर एफ एक्स जी एक्स, जो एफ एक्स और जी एक्स दोनों का डेरिवेटिव अगर सेम है, तो फाइनली क्या आएगा कि एफ एक्स और जी एक्स आइडेंटिकल दिखाई देंगे। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी इतनी कोई खास नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है, देखो बस ये होगा कि इसके इंटीग्रेशन में C1 निकल के आएगा तो उसमें से C2 निकल के आ जाएगा, तो कांस्टेंट डिफर करेंगे, बाकी सेम फैमिली ऑफ कर्व्स बनेगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स है, अब इंटीग्रल चल रहे हैं, उल्टा सोचना पड़ेगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स है। तो सर, केवल मोनोमियल फॉर्म में ही फंक्शंस थोड़ी ना आएंगे कि सिंगल सिंगल टर्म आ गए और इंटीग्रल कर दिया। कल को साइन एक्स प्लस कोस एक्स का भी तो इंटीग्रल पूछा जा सकता है, यानी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यानी पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो इस पूरे का अगर इंटीग्रल पूछा जाए तो क्या करोगे? तो कुछ मत करना, जैसे डेरिवेटिव करते थे, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, बीच में प्लस लगा दो। तो प्लस और माइनस में तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होंगे। जैसे डेरिवेटिव में भी प्लस और माइनस में तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स लग जाता था, और मल्टीप्लाई डिवाइड में फिर प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल लगता था। तो इधर भी मल्टीप्लाई डिवाइड में तो कुछ और रूल्स लगेंगे, आगे हम सीखेंगे बाय पार्ट्स और कुछ टेक्निक्स हैं। लेकिन प्लस और माइनस में हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या कहती है थर्ड नंबर प्रॉपर्टी? अगर थर्ड नंबर प्रॉपर्टी नहीं हो तो हम केवल मोनोमियल टाइप के ही फंक्शंस का इंटीग्रल कर सकते हैं। ठीक है, सो एफ एक्स और जी एक्स को जोड़ के इंटीग्रल करो, इससे बढ़िया एफ एक्स का अलग इंटीग्रल करो, जी एक्स का अलग इंटीग्रल करो, बाद में जोड़ दो, दैट्स इट। तो ये अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स। इस प्रॉपर्टी से पहले आप चाहो जब नोट करो, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको नोट्स में नोट डाउन करनी है। तो ये प्रॉपर्टी जब आप नोट करो तो उससे पहले लिख देना अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स वाली प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, अलजेब्रा मतलब प्लस या माइनस। ठीक है ना, ओनली प्लस या माइनस। चलो, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हो चुकी है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी देखो। हाँ, ये क्या कह रहा है कि जैसे अपन डेरिवेटिव में, जैसे सपोज करो मैंने आपको कहा, एग्जांपल से चलते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 2x³ का डेरिवेटिव करो, तो आप 2x³ का नहीं करोगे, आप x³ का ही करोगे, 2 को बाहर फेंक दोगे और x³ का डेरिवेटिव करोगे, जो कि हो जाएगा 2x²। ठीक है, तो सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को बाहर फेंका जा सकता है, जैसे डेरिवेटिव में भी कांस्टेंट पार्ट को बाहर फेंका जा सकता था, वैसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट पार्ट को बाहर फेंका जा सकता है। सरल सी भाषा में बात कर रहे हैं तो अगर d/dx ऑफ k इंटू सम फंक्शन ऑफ x होता था, तो इसको मैं चुपचाप से k को बाहर फेंक देता था, और d/dx क्या करता था? केवल और केवल f ऑफ x का करता था। ये तो मैं 2 चैप्टर्स में करके आया हूं। तो सिमिलरली इसी को, इस प्रोसेस को कॉपी पेस्ट करेंगे हम इंटीग्रेशन में, कि अगर इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स है, इंटू dx भी लिखना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी है। अगर ये है तो आप k को तो उठाओ, बाहर फेंको, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन करो केवल और केवल एफ ऑफ एक्स का, एंड मस्त रहो। यानी स्केलर बाहर जा सकता है, बस सिंपल सी बात ये है। ओके, समझ गए? ओके। अच्छा, अगर वहां पे सिंगल स्केलर होता था, d/dx ऑफ k होता था ओनली, तो वो जीरो बनता था। और यहाँ पे अगर सिंगल k का इंटीग्रेशन है तो क्या होगा वो सोचो। तो इसमें क्या होगा, ये k एज इट इज रहेगा, एक x और बढ़ जाएगा, kx होगा। वहां पे आंसर जीरो होता था, यहाँ पे kx होगा। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना। देखो पढ़ लेते हैं एक बार, ये भी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है
कि यहाँ पढ़ो, फॉर एनी रियल नंबर के, अगर ये पार्ट है हमारे पास तो वी विल डू, के को बाहर फेंकेंगे और एफ एक्स का इंटीग्रल कर देंगे। प्रूफ हम अभी पढ़ नहीं रहे। ओके, उसके बाद आ जाओ, प्रॉपर्टी नंबर 3 and 4 कैन बी जनरलाइज टू अ फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस एंड द रियल नंबर्स गिवन। ये क्या कह रहा है, थर्ड एंड फोर्थ में भी जो हमने प्रॉपर्टी सीखी, तो थर्ड में अपन ने 2 का जोड़ा और फोर्थ में अपन ने एक स्केलर बाहर किया। तो ये कह रहा है कि ऐसे आप थर्ड एंड फोर्थ को आप जनरलाइज कर दो कि जरूरी नहीं है 2 को जोड़ो, 3 को भी जोड़ सकते हो, और जरूरी नहीं है एक ही कांस्टेंट है, सबके कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो। जैसे कि ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ो आप, फाइनली ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ो। इसमें आप क्या पढ़ पा रहे हो, देखो बहुत सारे फंक्शंस का सम है और सारे फंक्शंस में एक एक स्केलर है, तो थर्ड एंड फोर्थ का कॉम्बो पैक हो गया ना, K1 K2 K3 K4 और अप टू Kn। तो हम क्या करेंगे, सबको अलग 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 कर देंगे इंटीग्रल्स, और सबके कांस्टेंट्स को बाहर फेंकते जाएंगे। जैसे पहली टर्म का कांस्टेंट बाहर फेंका K1, तो F1x का ही इंटीग्रल करो, फिर दूसरी का K2 बाहर फेंका, फिर F2x का ही करो, ऐसे करते करते लास्ट तक आ जाओ, लास्ट वाले का Kn बाहर फेंक के Fnx का ही कर दो। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ का कॉम्बो पैक। सो ये था हमारे प्रॉपर्टीज, देखते हैं कुछ और बचती है कि नहीं बचती है। ओके, दैट इज इट, वी आर अप नाउ अप टू द एग्जांपल्स। तो ये 4 प्रॉपर्टीज भी आपको शॉर्ट में नोट करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए आप क्या लिख देना, ये चीज लिख देना, ये 2 चीजें लिख देना तो समझ में आ जाएगी। ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं आप कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये प्रॉपर्टी की हेडिंग हो सकती है। इसमें 2 बातें लिख देना, इंटीग्रल करके डेरिवेटिव करो तो भी एफ एक्स है, डेरिवेटिव करके इंटीग्रल करो तो भी एफ एक्स है, बस इंटीग्रेशन बाद में किया है तो प्लस सी। ये 2 बातें लिख देना फर्स्ट प्रॉपर्टी में। सेकंड प्रॉपर्टी तो कुछ खास नहीं थी, बस यही थी कि एक ये इसका प्रूफ है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि सेम फैमिली ऑफ कर्व्स को लीड करते हैं। तो आप ये ऐसे कैसी लाइन लिख देना कि 2 इंडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, इनका डेरिवेटिव सेम है, तो आंसर जो होगा वो सेम फैमिली ऑफ कर्व्स में को लीड करेगा, और वो इक्वालेंट माने जाएंगे एक दूसरे के। इक्वालेंट मतलब करीब करीब सेम, बस कांस्टेंट उसमें अलग होगा, एक में C1 होगा तो एक में C2 होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर इंटीग्रेशन, देखो इस सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए आप क्या मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स ये दोनों सेम है, सॉरी डेरिवेटिव नॉट इंटीग्रेशन, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ, अब क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों चलेंगे ना तो कंफ्यूजन तो होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स डी एक्स सेम है, दोनों के डेरिवेटिव्स अगर सेम हैं, इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका अगर डेरिवेटिव सेम है तो इम्प्लाई, इफ अगर ये है तो मैं कह सकता हूं कि एफ एक्स एंड जी एक्स belong to same family of curves, belong to same family of curves, same family of curves, and they are equivalent. इसका प्रूफ कुछ भी नहीं है, टेकिंग इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड्स ले लो। जैसे मैं यहाँ पे भी इंटीग्रल ले लूंगा तो इंटीग्रेशन से डीएक्स कट जाएगा, इंटीग्रेशन से डीएक्स कट के अब मैं बाहर अगर इंटीग्रल लगा रहा हूँ तो सी भी निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स कर दिया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स कर दिया, तो इंटीग्रल से डी एक्स वी एक्स ये सब कट जाएंगे, यहाँ पे एफ एक्स बचेगा, यहाँ जी एक्स बचेगा। लेकिन अगर बाहर इंटीग्रेशन लेते हैं तो कांस्टेंट भी निकल के आएगा, तो यहाँ से एफ एक्स प्लस C1 निकल के आएगा, तो वहां से जी एक्स प्लस C2 निकल के आएगा, क्योंकि कांस्टेंट तो निकलेगा लेकिन सेम निकलेगा इसकी गारंटी नहीं, तो C1 ले लिया था C2। तो आप देखो ये दोनों फंक्शंस फाइनली मेरे पास इक्वालेंट मिले मुझे, सेम फैमिली ऑफ कर्व्स से मिलते जुलते मिले, बस C1 और C2 का ही डिफरेंस है। तो C1 और C2 तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी के लिए आप क्या लिखोगे, बता ही दिया मैंने, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल से आप उसको मेंशन करना और बस पहली लाइन ही लिख देना, पहली लाइन ही सफिशिएंट है उसको समझाने के लिए। और फोर्थ नंबर के लिए भी आप लिख देना पहली लाइन, उसमें भी फॉर एनी रियल नंबर के, ये पहली लाइन ही सफिशिएंट है। और फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी में भी जो मेन लाइन मैंने बताई थी वो मेन लाइन लिख देना, जिसमें बहुत सारे इंटीग्रल्स का मतलब थर्ड एंड फोर्थ का कॉम्बिनेशन है, सम भी हो रहा है और कॉन्स्टेंट्स भी आ रहे हैं, सबके कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल के इसकी वैल्यू में ये लिख सकता हूँ। तो ये 5 प्रॉपर्टीज भी आप नोट्स में नोट डाउन करो, प्लस वो फॉर्मूले सारे के सारे जो भी बुक में गिवन है एज इट इज, कौन से वाले, ये वाले, और ये 5 प्रॉपर्टीज और ये फॉर्मूले तो आपको हर हाल में याद होने ही चाहिए, अदरवाइज वी कैंट मूव टू द फर्स्ट एक्सरसाइज डेरिवेटिव्स। आप नोट्स में भी ऐसे ही नोट करो, लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव्स नोट करो और राइट साइड में इंटीग्रल्स नोट करो, ताकि जब भी आप रिवीजन करो, आप जब भी रिवीजन करो तो केवल और केवल आपको इंटीग्रल से रिवाइज ना हो, डेरिवेटिव्स भी साथ के साथ रिवाइज हो, डेरिवेटिव्स इंटीग्रल दोनों साथ के साथ एक लाइन खींच लेना, लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव्स राइट साइड में इंटीग्रल, बहुत अच्छे से ये डिजाइन किया हुआ है, आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मतलब ये हमने 15-16 फॉर्मूले लिख लिया और ये प्रॉपर्टीज पढ़ ली, तो पहली एक्सरसाइज इससे सॉल्व हो जानी है।
क्योंकि पहली एक्सरसाइज में उन्हीं फंक्शंस के इंटीग्रल्स पूछे गए हैं जो किसी न किसी के डेरिवेटिव्स। सिंपल सी बात ये, इसको कहते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। सो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज व्हेनेवर वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।